अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के। हम केमिस्ट्री पढ़े थे, क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू टॉपिक व्हिच इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर साल बोर्ड में रिपीट होता है। और पहला लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो हम पढ़ते हैं, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद करनी है, समझनी है और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना है विद हेडिंग्स। तो मैं हेडिंग्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 को इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करें। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लोज्ड सिस्टम। क्या मतलब है इसका कि इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेज हमेशा अचीवेबल होती है एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको एग्जांपल दी थी कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब फ्लास्क ओपन थी तो स्केप आउट हो रही थी और रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने उस फ्लास्क को क्लोज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड अंदर रिटेन रहना शुरू हो गया और फिर उन्होंने कंबाइन होकर क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और रिएक्शन रिवर्स जाना शुरू हो गया। तो इस तरह एक क्लोज सिस्टम के अंदर हमेशा आप इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, कभी भी आप एक ओपन सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते। नंबर 2, इक्विलिब्रियम के ऊपर एट इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है। रिएक्शन हमेशा मूव करता रहता है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और आइदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ रिवर्स डायरेक्शन। हमेशा रिएक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। रिएक्शन या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या फिर रिवर्स मूव करेगा, कभी भी रिएक्शन रुकता नहीं है जब आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट की, जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि जो जितनी अमाउंट में आपने रिएक्टेंट्स जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। इवन के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, उस रिएक्टेंट की डेंसिटी क्या है, उन प्रोडक्ट्स का कलर क्या है, वो भी चेंज नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमेशा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, टेम्परेचर, डेंसिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। नंबर 4 पॉइंट, कि आप इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अटेन, इट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, आइदर यू कैन अचीव इक्विलिब्रियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन साइड, और आइदर यू कैन अचीव फ्रॉम रिवर्स रिएक्शन साइड। आप लेफ्ट टू राइट जाते हुए भी इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो और आप राइट टू लेफ्ट आते हुए भी इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। एंड नंबर 5, द लास्ट पॉइंट इज कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टाइम के ऊपर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर था और आपने इक्विलिब्रियम अचीव किया होगा। आपने रिएक्टेंट्स की अमाउंट को निकाल लिया, आपने कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब किया। जब कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद अगर आप दोबारा उस रिएक्टेंट को ऐड कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो आप दोबारा इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड। आप दोबारा उसको अचीव कर सकते हैं जब आप उनको दोबारा प्रोवाइडेड कंडीशन देंगे जो कि इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी, 5 पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट होता है हर साल, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम पढ़ते हैं इसको डिटेल से। गुल्डबर्ग एंड वेग दो साइंटिस्ट थे, 1869 के अंदर उन्होंने इस लॉ को पेश किया।
उन्होंने क्या कहा कि जिस रेट के ऊपर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्या मतलब है इसका, जब हम इसको डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को तब आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आएगी, लिहाजा हम आगे चलते हैं किस तरह। तो अच्छा, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास क्या होता है, कोई भी अगर आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है तो जो उसकी कंसंट्रेशन है, जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, जो उसकी अमाउंट है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके यूनिट्स होते हैं मोल पर डीएम क्यूब। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैंने इक्वेशन लिखी है a प्लस बी सी प्लस डी, तो a की अमाउंट आपके पास 1.5 मोल पर डीएम क्यूब, यानी मेरे पास 1.5 मोल पर डीएम क्यूब जो है उसकी कंसंट्रेशन है, उसका एक्टिव मास है। तो ये क्या होगा, उसका एक्टिव मास होगा। तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। डेरिवेशन का हम समझेंगे तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है व्हिच इज a plus b gives us c plus d. a plus b are the reactants and c plus d are the products. अब a plus b से जब c and d बना तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और c plus d से जब a plus b बनेगा तो वो रिवर्स रिएक्शन होगा। तो हम पढ़ते हैं। अब मैंने डेफिनेशन में कहा था कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना है, तो मैंने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, देखें अब ये रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन से थे फॉरवर्ड रिएक्शन के, ए एंड बी। तो ए एंड बी के रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो प्रोडक्ट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फॉर द रेट, उसी रिएक्शन के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। तो क्या इक्वेशन मांगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। इसी तरह जब आप रिवर्स की तरफ आएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं रिवर्स के, सी एंड डी, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी। तो आपने जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना है तो उसके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे ए और बी, उसके एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई करना है। जब आपने रिवर्स रिएक्शन का रेट निकालना है तो उसके रिएक्टिव मैसेज जो हैं, रिएक्टिंग मैसेज जो है लाइक सी एंड डी, उसके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट निकालना है। इस तरह आप रेट निकाल सकते हैं और यही डेफिनेशन किसकी है, लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू बी। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो एफ मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको पता लग सके ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो कांस्टेंट के आ गया, साथ एफ आ गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। इसी तरह जब आपने रिवर्स रिएक्शन की प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया जो कि रिवर्स रिएक्शन का, इस वजह से उसको मैंने के आर लिखा है। अब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। KF A into B is equal to KR C into D। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप इसको बैलेंस करते हो, KF इधर ही रहेगा, KR यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, जब KR यहाँ पे आएगा तो A और B इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब KF over KR is equal to product over reactant। C and D are the product while A and B are the reactants। अब जो कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का उसको अगर हम डिवाइड करें जो कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का, तो आपके पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसका क्या फार्मूला हमने निकाल लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय B। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला आ गया और ये पूरी की पूरी क्या थी, हमारे पास डेरिवेशन थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन करने का एक और तरीका बोर्ड में आ जाता है, एक और तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। किस तरह कि फॉर एग्जांपल आपको अगर नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, यानी कि वो कहता है डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास A है, इसके नंबर ऑफ मोल आपके पास हैं A, स्मॉल a।
फॉर एग्जांपल स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स से क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल आपके पास 2a था, 1b था, 3c बना, उससे 4d बना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a b c और d। अब जो स्मॉल a b और c और d हैं, ये a b c और d के नंबर ऑफ मोल्स हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है n2, मैं इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, n2 प्लस 3h2 2NH3, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है। तो अब ये जो 3 है और ये 2 आया इस इक्वेशन में, अब 3 जो है वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी तरह 2 जो है वो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अगर नंबर ऑफ मोल आते हैं तो तब किसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे बनेगी, वो हम पढ़ने लगे। तो मैंने सपोज कर लिया ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए थे, कैपिटल बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी थे, कैपिटल सी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल सी थे और कैपिटल डी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल डी थे। अब क्या होगा, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब हमेशा आपने याद रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जब वो रिएक्टिंग सब्सटेंस के अंदर आते हैं तो उसकी पावर बन जाते हैं, यानी कि अभी अगर ए का नंबर ऑफ मोल्स है, जब उसको मैं इस इक्वेशन के अंदर लिखूंगा तो उसका क्या बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी, उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसी तरह जब मैं बी का लिखूंगा तो बी की इधर नंबर ऑफ मोल आ गए, सी के यहाँ पे आ गए और डी के यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं मजीद डिटेल में आगे तो देखें ए की पावर इधर, बी सी और डी, तो फिर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों के रेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के रेट बराबर होंगे आपस में तो ए बी सी और डी। तो फिर अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं तो फिर केसी की इक्वेशन ये बन जाएगी, यानी c रेज टू पावर जो उसके नंबर ऑफ मोल का कोफिशिएंट होगा, इसी तरह d जो उसकी नंबर ऑफ मोल का कोफिशिएंट होगा, इसी तरह a और इसी तरह b। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन बनेगी जब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं केसी की। तो क्या डेफिनेशन होगी केसी की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोबारा रिपीट करता हूं, Kc is the ratio of product of concentration of product raised to power their coefficient, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट का डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर कोफिशिएंट्स, यानी कि आपने सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय दी जो रिएक्टेंट्स है उनके एक्टिव मास को मल्टीप्लाई करना है और उनकी जो पावर है, और पावर क्या होगी, नंबर ऑफ मोल जो होंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स का कोफिशिएंट होगा वो उनकी पावर होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3H2 है अगर उसको मैं B कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे उसकी पावर क्या हो जाएगी, B की 3 पावर हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन होगी किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इसके बाद हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं केसी कि बोर्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि केसी किस पे डिपेंड करता है। आपने याद रखें केसी हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे तो केसी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। केसी कभी भी प्रेशर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमेशा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि बोर्ड में आता होता है। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर केसी का यूनिट निकालना सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता था और इक्विलिब्रियम क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे और चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।